Hello students, welcome to Learning Park English classes. I am Dr. M.K. यादव। आज हम लोग इस वीडियो में पजेसिव केस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पजेसिव केस का अर्थ होता है संबंध कारक। तो अर्थ से ही स्पष्ट होता है कि पजेसिव केस का डेफिनेशन। इसलिए पजेसिव केस का डेफिनेशन है, possessive case is used for showing possession or relation। संबंध कारक का प्रयोग स्वामित्व या संबंध को बताने के लिए होता है। The possessive case applies to nouns, pronouns and determiners। पजेसिव केस किसके किसके साथ अप्लाई होता है? तो वो होता है नाउन्स के साथ, प्रोनाउंस के साथ एवं डिटरमाइनर्स के साथ। जैसे राम्स वाइफ रिलेशन को बताता है, राम की पत्नी। यहां जो पजेसिव केस है वो है एपोस्ट्रोफी एस, जो नाउन्स के साथ। उसके बाद है राम्स कार, राम की कार। तो राम की कार यहां पर पजेशन को बता रहा है, यानी स्वामित्व को बता रहा है। राम की कार यानी कार पर राम की स्वामित्व है। नेक्स्ट माय ब्रदर। तो यहां माय डिटरमाइनर है, पजेसिव केस के अंतर्गत पजेसिव डिटरमाइनर है जो संबंध को बताता है, मेरा भाई, यानी भाई के साथ मेरा संबंध। नेक्स्ट दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। तो यह किताब मेरी है, तो दिस बुक इज माइन। यहां माइन जो है वो पजेसिव केस के अंतर्गत पजेसिव प्रोनाउन है जो स्वामित्व को बताता है। स्वामित्व मीन्स अधिकार को बताता है। आइए हम लोग बोर्ड पर देखते हैं। तीसरा पजेसिव केस संबंध कारक। The possessive case is used for showing possession or relation। The possessive case is used for showing possession or relation। संबंध कारक संबंध या स्वामित्व को बताने के लिए प्रयुक्त होता है। As for example, राम्स वाइफ। यहां पर पजेसिव केस है, ये एपोस्ट्रोफी एस जो नाउन के साथ आया है, जो रिलेशन को बता रहा है, संबंध को बता रहा है। रानीज कार, रानीज कार में यहां पर एपोस्ट्रोफी एस है जो पजेसिव केस है, जो नाउन के अंत में आया है और ये स्वामित्व को बताता है, पजेशन को बताता है, रानी की कार। नेक्स्ट माय सिस्टर, मेरी बहन। यहां पर माय पजेसिव केस के अंतर्गत पजेसिव डिटरमाइनर अर्थात पजेसिव एडजेक्टिव है जो संबंध को बताता है। मेरी बहन यानी मेरा संबंध बहन के साथ।
दिस बुक इज माइन। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। यानी माइन जो है ये पजेसिव केस के अंतर्गत पजेसिव प्रोनाउन है, जो स्वामित्व को बताता है, पजेशन को बताता है, अधिकार को बताता है। द पजेसिव केस applies to nouns, pronouns and determiners. Possessive case applies nouns, pronouns and determiners. Possessive case nouns, pronouns एवं डिटरमाइनर्स के साथ अप्लाई होता है, प्रयुक्त होता है। पजेसिव नाउन्स, पजेसिव नाउन्स विथ अ नाउन, the possessive case is usually shown by preceding it with a or by adding apostrophe s, apostrophe s or apostrophe to the end. समझिए, possessive nouns with a noun, the possessive case is usually shown by preceding it with of or by adding apostrophe s or only apostrophe. possessive case समानतः नाउन के साथ ऑफ, एपोस्ट्रोफी एस और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाकर दर्शाया जाता है। रमन्स बुक, रमन की किताब, यहां नाउन के अंत में क्या लग गया? एपोस्ट्रोफी एस। बॉयज हॉस्टल, ये कैसे लगा ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। द पीपल ऑफ इंडिया, अब यहां पर क्या लगा? ऑफ। तो ऑफ नाउन के पहले भी आया और नाउन के बाद भी आया, यानी दो नाउन्स के बीच में। हिंदी में ये उल्टा हो जाएगा भारत का लोग, और इंग्लिश में उल्टा हो गया द पीपल ऑफ इंडिया। ये क्लियर हो गया। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। बी नंबर, ये है पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउंस, इसके अंतर्गत आता है माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स।
ये सब पजेसिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आता है। सी, तीसरा नंबर है पजेसिव डिटरमाइनर्स और पजेसिव एडजेक्टिव्स, यानी पजेसिव डिटरमाइनर्स को पजेसिव एडजेक्टिव्स के रूप में भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत आता है माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ये सब आता है पजेसिव डिटरमाइनर्स के अंतर्गत। यूसेस ऑफ एपॉस्ट्रोफी एस, एपॉस्ट्रोफी ऑफ। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एपॉस्ट्रोफी एस, एपॉस्ट्रोफी एंड ऑफ का प्रयोग। आइए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग। एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग। सामान्यतः एपॉस्ट्रोफी एस एवं एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग लिविंग नाउन अर्थात सजीव संज्ञा के साथ होता है, परंतु ऑफ का प्रयोग नॉन लिविंग नाउन अर्थात निर्जीव संज्ञा के साथ होता है। अब आइए हम लोग रूल पर आते हैं। जिस लिविंग नाउन के अंत में अर्थात जिस सजीव संज्ञा के अंत में पहले से एस नहीं लगा हो तो उसके साथ एपॉस्ट्रोफी एस लगाकर जेनिटिव केस बनाया जाता है। आइए ट्रिक में देखते हैं। लिविंग नाउन की एपॉस्ट्रोफी एस, एपॉस्ट्रोफी और ऑफ, इन तीनों का अर्थ होता है काके की, इसलिए मैंने यहां काके की लिखा। इसके बाद कोई भी नाउन आ सकता है। इन हिंदी में लिविंग नाउन सजीव संज्ञा के साथ रहेगा काके की, उसके बाद कोई भी नाउन रह सकता है। तो इंग्लिश में क्या होगा जरा देखिए। लिविंग नाउन, अब देखिए इसके अंत में पहले से एस नहीं लगा हुआ है, तो इस काके की का मीनिंग हो जाएगा यहां पर एपॉस्ट्रोफी एस, यानी लिविंग नाउन के साथ लग जाएगा एपॉस्ट्रोफी एस, और तब जो भी नाउन आएगा वो इसके बाद आएगा। जैसे राम की पत्नी, तो राम लिविंग नाउन है और उसको अगर इंग्लिश में अनुवाद करते हैं तो होता है RAM, कैपिटल RAM। तो अब देखिए राम के अंत में पहले से एस नहीं लगा हुआ है, तो इस की का मीनिंग हो जाएगा यहां पर एपॉस्ट्रोफी एस, और पत्नी का हो जाएगा वाइफ। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये
अच्छी तरह से समझ में आ गया हूं। अगला एग्जांपल देखिए, सुमन की किताब। तो सुमन सजीव है, किसी का नाम है, इंग्लिश में अनुवाद किए तो हो गया कैपिटल SUMAN, लेकिन इसके अंत में पहले से एस नहीं लगा हुआ है, तो की का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस, और उसके बाद हो जाएगी किताब का मीनिंग बुक, तो हो जाएगा इंग्लिश में सुमन्स बुक। जरूर समझ रहे होंगे। जिस लिविंग नाउन अर्थात सजीव संज्ञा के अंत में ऑलरेडी अर्थात पहले से ही एस लगा रहता है, तो ऐसे सजीव नाउन्स यानी सजीव संज्ञा के साथ सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाकर जेनिटिव केस बनाया जाता है। आइए ट्रिक में देखते हैं। अब देखिए, हिंदी में लिविंग नाउन इंग्लिश में अनुवाद करेंगे तो लिविंग नाउन होगा, लेकिन इसके साथ पहले से एस लगा रहेगा, तब इस काके की का इंग्लिश मीनिंग सिर्फ एपोस्ट्रोफी होगा, सिर्फ एपोस्ट्रोफी होगा, और उसके बाद ये नाउन ऐसे ही आ जाएगा। जैसे देखिए, लड़कों का छात्रावास, तो लड़कों का छात्रावास, लड़के सजीव नाउन है, सजीव संज्ञा है, लिविंग नाउन से, तो इसको इंग्लिश में करेंगे, इसको इंग्लिश में अनुवाद करेंगे तो हो जाएगा बॉयज। अब देखिए, इसमें पहले से लिविंग नाउन तो है और इसमें पहले से यस लगा हुआ है, तो इसका का मीनिंग हो जाएगा सिर्फ एपोस्ट्रोफी, और छात्रावास का हो जाएगा हॉस्टल। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे ऑफ का प्रयोग। इसका भी अर्थ होता है काके की। तो मैंने बताया था कि ऑफ का प्रयोग सामान्यतः नॉन लिविंग नाउन्स यानी निर्जीव संज्ञा के साथ होता है। आइए देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। नॉन लिविंग नाउन, नॉन लिविंग नाउन, उसके बाद रहेगा काके की, उसके बाद लिविंग नाउन या नॉन लिविंग नाउन, दोनों में से कोई भी रह सकता है, लेकिन शुरू में रहेगा नॉन लिविंग नाउन। तो इंग्लिश में अगर अनुवाद करते हैं तो हो जाएगा, इधर ये वाला शुरू में आ जाएगा, लिविंग नाउन या नॉन लिविंग नाउन,
जो भी अंत में रहेगा वो शुरू में आ जाएगा, और तब काके की का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर ऑफ, और शुरू वाला जो नॉन लिविंग नाउन है वो चल जाएगा लास्ट में। क्लियर हो गया? यदि नॉन लिविंग नाउन अर्थात निर्जीव संज्ञा के साथ काके की लगा हो तो इंग्लिश में अनुवाद करते समय उस काके की का इंग्लिश मीनिंग ऑफ होता है, तथा इसका जेनिटिव केस अर्थात पजेसिव केस उल्टा बनता है। यानी इंग्लिश में जब अनुवाद करेंगे तो काके की के बाद वाला जो भी नाउन होगा वो ऑफ के पहले लिखा जाएगा, और काके की के पहले वाले जो नाउन होंगे वो ऑफ के बाद लिखा जाएगा। जैसे ट्रिक में बताया गया है कि नॉन लिविंग नाउन के साथ हिंदी में काके की लगा हो तो जब इंग्लिश में अनुवाद करेंगे तो काके की का इंग्लिश मीनिंग ऑफ होगा, अर्थात इसका जेनेटिव केस उल्टा बनेगा। यानी काके की के बाद वाला जो भी नाउन होगा, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो ऑफ के शुरू में आएगा, और काके की के पहले जो नॉन लिविंग नाउन रहेगा वो ऑफ के बाद आएगा। क्लियर? एक बात और ध्यान रखना होगा, ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है, परंतु ऑफ के बाद वाला नाउन यदि सिंगुलर कंटेबल नाउन हो, परंतु ऑफ के बाद वाला नाउन सिंगुलर कंटेबल हो या उस नाउन से निश्चितता का बोध होता हो, तब तो यहां पर द लगेगा, अन्यथा ऑफ के बाद वाले नाउन के पहले द नहीं लगेगा। जैसे नदी का पानी, अब देखिए नदी सजीव है या निर्जीव है? निर्जीव है, नॉन लिविंग नाउन है, और उसके साथ क्या लगा हुआ है? का। तो उसको इंग्लिश में अनुवाद करेंगे तो का मीनिंग क्या हो जाएगा? ऑफ। निर्जीव नाउन के साथ, नॉन लिविंग नाउन के साथ काके की लगा हुआ है, तो इंग्लिश में अनुवाद करेंगे तो का मीनिंग क्या हो जाएगा? ऑफ। हो गया? तथा इसका जेनेटिव केस कैसे बनेगा? मैंने क्या कहा था? उल्टा। यानी काके की के बाद वाला जो भी नाउन होगा वो ऑफ के पहले आएगा। तो का के बाद वाला कौन सा नाउन है? पानी। पानी का मीनिंग क्या होता है? वाटर। तो ऑफ के पहले लिखा जाएगा वाटर। और काके की के पहले वाले नाउन को कहां लिखेंगे इंग्लिश में? ऑफ के बाद। तो काके की जो पहले क्या है? का के पहले नदी, तो कहां आएगा? ऑफ के बाद। तो नदी का मीनिंग क्या होता है? रिवर। देखिए ट्रिक क्लियर हो गया? अब ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले, ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। लगा दिए? द वाटर। अब परंतु ऑफ के बाद वाला नाउन सिंगुलर कंटेबल हो, यानी ऐसा नाउन हो जिसको हम गिन सकते हैं और वो एक हो, या उससे निश्चितता का बोध होता हो, तब उसके पहले द लगेगा। जैसे यहां क्या है? रिवर। रिवर मतलब नदी। नदी को हम गिन सकते हैं और एक ही रिवर का चर्चा हो रहा है यहां पर। अगर रिवर्स रहता तब तो नहीं होता, लेकिन यहां नदी है तो सिंगुलर कंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं और एक ही का चर्चा हो रहा है, इसलिए यहां पर द लगेगा। द वाटर ऑफ द रिवर। अगला एग्जाम्पल देखिए। भारत का लोग। अब भारत निर्जीव है तो ऑफ का मीनिंग क्या हो जाएगा? ऑफ। उल्टा बनेगा तो लोग कहां आएगा? शुरू में। तो लोग का क्या होता है?
पीपल। और का के पहले वाला नाउन कहाँ चल जाएगा, बाद में, आपके बाद, तो भारत का हो जाएगा इंडिया। फिर क्या बताए थे कि आप के पहले वाले नाउन के पहले हमेशा द लगता है, तो आपके पहले वाले नाउन के पहले क्या लगेगा, द। अब आपके बाद क्या, इंडिया। ये सिंगुलर कंटेबल नहीं है, ये प्रॉपर नाउन है। तो समानतः प्रॉपर नाउन जैसे किसी व्यक्ति का नाम, किसी राष्ट्र का नाम, ये सब जो है इनके पहले कोई आर्टिकल्स नहीं लगता है, तो इसलिए इसके पहले द नहीं लगे, हो जाएगा द पीपल ऑफ इंडिया। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में हम लोग एपॉस्ट्रोफी एस, एपॉस्ट्रोफी और ऑफ का प्रयोग में कुछ खास प्रयोग देखेंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।